Hello guys, my name is Haris Ahmed. Welcome to my channel डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। आज हम लोग बात करेंगे एक खास किस्म की बैक्टीरिया के बारे में। इसका नाम है एस्कर्शिया कोलाई, जिसको हम लोग ई कोलाई के नाम से भी जानते हैं। जिसको हम ई कोलाई के नाम से भी जानते हैं। पहले हम इसको इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन से पहले हम इसकी बैकग्राउंड की हिस्ट्री की थोड़ी बात करें कि ये बैक्टीरिया कहाँ से आई। तो ये 1885 में हमारे पास 1885 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एस्कर्शो। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड 1885 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एस्कर्श। ये एक जर्मन साइंटिस्ट था। इसने 1885 में एक बच्चे का पीसेस स्टूल कलेक्ट कर लिया जिसको डायरिया था, सीवियर डायरिया था। उसका सैंपल कलेक्ट कर लिया और उसे लेबोरेटरी में ले गए और उसको टेस्टिंग में उसकी टेस्टिंग शुरू करी। तो इसने ऑब्जर्व किया एक बैक्टीरिया को जो कि ग्राम नेगेटिव था और बेसिलस था। ग्राम नेगेटिव बेसिलस मीन्स रॉड शेप बैक्टीरिया था। ऑब्जर्व किया एक बैक्टीरिया को जो ग्राम नेगेटिव और बेसिलस था। जो ग्राम नेगेटिव बेसिलस था, तो इस ग्राम नेगेटिव बेसिलस की वजह से इसने इसे नाम दिया कोलाई का नाम दिया। बेसिलस मीन रॉड शेप बैक्टीरिया, जो रॉड शेप का है। इसने इसका नाम दे दिया कोलाई। और इसने इस कोलाई के साथ अपना नाम अटैच कर दिया एस्कर्श। तो इस वजह से बैक्टीरिया का नाम बन गया एस्करिश कोलाई। तो ये उसकी थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी कि ये बैक्टीरिया कहाँ से आया। अब हम देखते हैं कि ये बैक्टीरिया पाया कहाँ से जाता है, ये हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट काज करती है, हार्मफुल है या हार्मलेस है। तो इन सारी चीजों के बारे में अब हम लोग देखते हैं। तो ये तो थी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब अगर हम इसके इंट्रोडक्शन में देखें तो ये बैक्टीरिया फैकल्टेटिव बैक्टीरिया है। तो ये एक फैकल्टेटिव बैक्टीरिया है। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया मीन्स ये एरोबिक एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर सकता है और एनएरोबिक एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर सकता है। और ये बेनिफिशियल है, बेनिफिशियल म्यूचुअलिज्म। ये हमारी बॉडी में रहती है, हम भी उसको फायदा देते हैं और बदले में ये भी हमें फायदा देते हैं। ये आगे हम बात करेंगे कि हम इसको क्या फायदा देते हैं और ये हमें उसके बदले में क्या देते हैं, जिसको हम बाद में देखते हैं। और अगर हम इसकी बात करें तो ये तो एरोबिक एनवायरनमेंट में भी रह सकता है, एनारोबिक एनवायरनमेंट में। बेसिकली ये बैक्टीरिया ओनली उन ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है, सर्वाइव कर सकता है जो वार्म ब्लडेड हो। सर्वाइव इन ओनली दूज
ऑर्गेनिज्म जो ब्लड वार्म हो और उसके स्मॉल इंटेस्टाइन में ये रहता है, पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये रहता है। वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म मीन्स वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म जो एनवायरनमेंट के साथ अपने टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, तो अपने एनवायरनमेंट के साथ टेम्परेचर को हाई या लो कर सकते हैं, एनवायरनमेंट के साथ रह सकते हैं, एनवायरनमेंट को जो होमियोस्टेसिस शो कर सकते हैं, उन ऑर्गेनिज्म के अंदर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। तो होमियोस्टेसिस ह्यूमन भी करते हैं, टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं एनवायरनमेंट के साथ, तो ये ह्यूमंस के अंदर भी स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये बैक्टीरिया पाया जाता है, लेकिन ये हार्मलेस होता है, ये ज्यादातर हार्मलेस होता है। हाँ, सम स्ट्रेन इस बैक्टीरिया के सम स्ट्रेन है, इसको हम आगे देखते हैं, वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब हम इसके बाद इसकी मॉर्फोलॉजी को देखें। मॉर्फोलॉजी, इस बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी को देखते हैं। मॉर्फोलॉजी, अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये बैक्टीरिया मोटाइल है। मोटाइल तो आप लोग जानते होंगे, जो मूवमेंट कर रहा है वो मोटाइल। इसी के साथ साथ ये एरोबिक होता है, एरोबिक, और नॉन कैप्सुलेटेड, इसके पास कैप्सूल नहीं होता, लेकिन हाँ कुछ इनके केसेस ऐसे हैं इन बैक्टीरिया के जो वो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है। कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है तो वो नुकसानदेह भी है हमारी बॉडी के लिए, वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया ज्यादातर नॉन कैप्सुलेटेड होती है, एस्क्रिशिया कोलाई बैक्टीरिया ये नॉन कैप्सुलेटेड होती है, और इसके पास फ्लैजेला होता है, फ्लैजेला जो मोटाइल मूवमेंट करता है, और इनकी मॉर्फोलॉजी में राइबोसोम्स भी होते हैं, सेल वॉल भी होता है, सेल वॉल, राइबोसोम के साथ साथ पेलाई जो अटैचमेंट में हेल्प देती है, और ये रॉड शेप बैक्टीरिया होता है, रॉड शेप बैक्टीरिया, ये रॉड शेप बैक्टीरिया है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद हम देखते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी तो हो गई, इसके बाद हम एंटीजेनिक स्ट्रक्चर को देखते हैं, बैक्टीरिया की एंटीजेनिक स्ट्रक्चर को। अगर हम देखें एंटीजेनिक स्ट्रक्चर को, एंटीजेनिक स्ट्रक्चर, अगर हम इन बैक्टीरिया एंटीजेनिक स्ट्रक्चर की बात करें तो एंटीजेनिक स्ट्रक्चर, तो एंटीजेंस तो आप लोग जानते होंगे जिसके अगेंस्ट हमारी बॉडी रिस्पॉन्स देती है। तो सेल वॉल के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल सोमेटिक आर जीरो एंटीजन, ये एंटीजन सोमेटिक आर जीरो एंटीजन, ये एंटीजन बैक्टीरिया की सेल वॉल पर होते हैं, और ये चूंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो इसके सेल वॉल पर लिपोपॉलीसेकेराइड है, तो ये एंटीजन लिपोपॉलीसेकेराइड का बना हुआ है। और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है, फंक्शन ये बैक्टीरिया को मैक्रोफेजेस से बचाती है,
मैक्रोफेजेस, हेल्प बैक्टीरिया टू मैक्रोफेजेस। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की बात करें तो इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोमेटिक और जीरो एंटीजेंस आते हैं। एंटीजेंस तो आप लोग जानते होंगे जो बॉडी को जो जिसके खिलाफ हमारी बॉडी एक्शन शो कर रही थी, ये हमारे पास अमीनो एसिड, प्रोटीन, लिपिड, ग्लूकोज, ये सारी हो सकती है, इनमें कोई भी हो सकता है। अमीनो एसिड हो गया, इन सारों में से कोई भी एंटीजन हो सकता है। एंटीजन हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है, लेकिन अगर हम सेल वॉल की बात करें तो इन बैक्टीरिया के सेल वॉल के ऊपर सोमेटिक और जीरो एंटीजन होते हैं, जिसका फंक्शन है हेल्प बैक्टीरिया को मैक्रोफेज, वो बैक्टीरिया को मैक्रोफेज की अटैक से बचाती है। हमारे व्हाइट ब्लड सेल में मैक्रोफेज हैं, वो इन बैक्टीरिया पर अटैक कर लेते हैं और इनको इनगल्फ कर दे। हमारी बॉडी को हमारी बॉडी के लिए इसकी जरूरत है, तो इसलिए हमें ये बैक्टीरिया बच जाती है। ये इसका फंक्शन है इस एंटीजन का, ये बैक्टीरिया को मैक्रोफेजेस से बचाती है। और इनमें तकरीबन 0.1 से लेकर 0.75 एंटीजन तक एंटीजन अभी तक डिस्कवर हुए हैं सेल वॉल के ऊपर, ये एंटीजन अभी तक डिस्कवर हुए हैं और ये लिपोपोलीसेकेराइड से बने गए हैं। क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो इसलिए ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ग्राम नेगेटिव, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसलिए इसका सेल वॉल लिपोपोलीसेकेराइड का बना हुआ है। और इसकी बात अगर हम एंटीजेनिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला की बात करें, एंटीजेनिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला की बात करें, इसको हम एच एंटीजन के नाम से जानते हैं, इसको हम एच एंटीजन के नाम से जानते हैं, एच एंटीजन। अब इस एंटीजेनिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला का क्या है, तो ये एंटीजन एच एंटीजन फ्लैजिला के ऊपर पाए जाते हैं। और चूंकि ये एकुलाइड बैक्टीरिया है और ये रॉड शेप बैक्टीरिया है, रॉड शेप बैक्टीरिया है, इस तरह से एक रॉड शेप बैक्टीरिया है। और ये फ्लैजिला सिर्फ एक साइड पर नहीं होता, ये बैक्टीरिया के इर्द गिर्द फैले हुए हैं। ये बहुत मिकदार में बहुत ज्यादा है, ये इसके इर्द गिर्द पड़े हुए हैं, इसके इर्द गिर्द पड़े हुए हैं रॉड शेप बैक्टीरिया। ये फ्लैजिला इसके इर्द गिर्द पड़े हुए हैं और इसके ऊपर ये एच एंटीजन होते हैं। और इस एच एंटीजन का क्या काम है इन बैक्टीरिया के लिए, क्या करता है? अगर हम इसकी फंक्शन को देखें तो ये बैक्टीरिया को डू नॉट मूव लेंस साइड, तो ये इसका फंक्शन ये है, इस एच एंटीजन का जो फ्लैजिला के ऊपर पड़ा हुआ है, इसका फंक्शन ये है बैक्टीरिया को वेरिएंस जो बैक्टीरिया के लिए नुकसानदेह जगह है तो उससे इस बैक्टीरिया को बचाता है कि वो वहां पर ना जाए वरना वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो ये एच एंटीजन का काम है। इसके बाद हम कैप्सुलेटेड एंटीजन की अगर बात करें, कैप्सुलेटेड एंटीजन, इसके बाद अगर हम कैप्सुलेटेड एंटीजन की बात करें तो एक कैप्सुलेटेड एंटीजन को हम के एंटीजन भी कहते हैं, के एंटीजन। अब ये कैप्सूल के ऊपर पड़ा हुआ है और ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। सम बैक्टीरिया के पास वो नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं, नॉन कैप्सुलेटेड, यहाँ पर लिखा है ये नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं, लेकिन इसमें इन बैक्टीरिया के कुछ
फ्रेम ऐसे है जो कैप्सुलेटेड है और उसके ऊपर के एंटीजन पाया जाता है और ये के एंटीजन हमारी बॉडी में सीवियर डायरिया काज करता है, सीवियर बहुत ज्यादा डायरिया काज करता है और इसके साथ साथ यूटीआई इंफेक्शन भी कर सकता है। यूटीआई इंफेक्शन में यूरिन ट्रैक इंफेक्शन हो गया और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। हाँ, हम लिख लेते हैं काज सीवियर डायरिया, सीवियर डायरिया काज कर सकता है। इसी के साथ साथ डायरिया के साथ साथ और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और इसी के साथ साथ थर्ड काज सीवियर डायरिया, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स और थर्ड वन यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन यूटीआई, ये भी काज कर सकता है। अब ये तो मॉर्फोलॉजी हो गई, ये एंटीजेनिक स्ट्रक्चर ऑफ ई कोलाई बैक्टीरिया हो गया। अब हम इसके बाद बात करेंगे टॉक्सिन के बारे में, टॉक्सिन के बारे में। हाँ चलो यहाँ लिख लेते हैं टॉक्सिन बारे में हम बात करेंगे। टॉक्सिन टॉक्सिन तो आप लोग जानते होंगे जो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह है। अब हम देखते हैं ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में कौन कौन से टॉक्सिन रिलीज करती है। तो ये कुछ एंडोटॉक्सिन रिलीज करती है और कुछ एक्सोटॉक्सिन रिलीज करती है। तो एक्सोटॉक्सिन में हमारे बॉडी में वो कुछ टॉक्सिन रिलीज करती है जो डायरिया जेनिक, जो डायरिया जेनिक स्ट्रेन है, वो हमारे बॉडी में ये हमारे बॉडी में सीवियर डायरिया काज करता है, सीवियर डायरिया काज। इस टॉक्सिन की और पैथोजेनेसिस की हम इकट्ठा अब एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट पैथोजेनेसिस। अब हम पैथोजेनेसिस की पार्ट्स पर आते हैं। पैथोजेनेसिस पैथोजेनेसिस, ये पैथोजेनेसिस इसके नाम से ही जाहिर है नुकसान। ये पैथोजेनेसिस ये क्या है? जब हम लोग कंटेमिनेटेड फूड ले लेते हैं, कंटेमिनेट इनटेक of contaminated food or contaminated water, जब हम इस कंटेमिनेटेड फूड या वाटर को खा लेते हैं, बॉडी में डाल लेते हैं, तो फिर ये सीधा जाकर बाइंड हो जाती है इंटेस्टाइन, bind in intestine, brush border cell, on brush border cell। हमारी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रश बॉर्डर सेल है जो ऐसे है, ऐसे है ब्रश बॉर्डर, ब्रश ये कंटेमिनेट फूड जाकर वहां पर बाइंड हो जाती है और ये एक लोकल डिजीज काज कर लेती है। लोकल डिजीज मीन्स जो उस एरिया को थोड़ा इन्फेक्ट
स्वेल कर लेती है, थोड़ी सी इंफेक्शन हो जाती है। इसके बाद लोकल डिजीज के बाद अगर ये एक मतलब एक डायरियाजेनिक स्ट्रेन हुआ तो ये लोकल डिजीज काज कर लेती है, जो हम ORS या मेट्रोनिडाजोल टेबलेट ले लेते हैं तो फिर ये खत्म हो जाती है और हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन इनकी जगह अगर कोई और बैक्टीरिया होगा, जिस तरह अगर एंटर हेमोरेजिक स्ट्रेन बैक्टीरिया हुआ इस कंटेमिनेटेड फूड में और ये हमारी बॉडी में जाकर कोई माइक्रोब हुआ कंटेमिनेटेड फूड में, तो वो जाकर इकोलाई को इस शेप में कन्वर्ट करे एंटर हेमोरेजिक। और ये बैक्टीरिया बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, बहुत ज्यादा नुकसानदेह, सबसे ज्यादा नुकसानदेह बैक्टीरिया है एंटर हेमोरेजिक स्ट्रेन। ये टाइप ऑफ इकोलाई है, ये जाकर हमारे बॉडी में ब्लड के साथ मिल जाती है, ब्लड के साथ मिल जाती है और कास कर लेती है। हमारी बॉडी के अंदर एंटर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, एंटर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जो हमारे यूरिन के थ्रू ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, एंटर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और इससे ज्यादा चांसेस है कि किडनी फेलियर हो जाए, किडनी फेलियर हो जाए। और अदर इन्फेक्शन की अगर हम बात करें, अदर इन्फेक्शन की, तो अगर इन्फेक्शन की हम अगर बात करें तो कॉमन डिजीज तो डायरिया है, वो अर्ज डायरिया, सेकंड वन डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, फीवर इस तरह होगा कि कभी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, कभी बहुत ज्यादा नॉर्मल से भी कम होगा। और थर्ड वन फीवर के बाद होगा एंटर हेमोरेजिक स्ट्रेन होगा। हाँ, मेनिंजाइटिस तो आप लोग जानते होंगे, जो जिसको हम उसको उर्दू में गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं, गर्दन तोड़ बुखार। ये प्रोटोपाइटिक, ये एंटर हेमोरेजिक स्ट्रेन काज कर लेती है। और ये मेनिंजाइटिस प्रोटोपाइटिक बैक्टीरिया प्रोटोपाइटिक स्ट्रेन काज करती है मेनिंजाइटिस। मेनिंजिस तो आप जानते हैं, जो ब्रेन के ऊपर लेयर है, जो आर्कनाइड होगा, पिया मेटर, आर्कनाइड मेटर, डूरा मेटर, जिस तरह, और स्पाइनल कार्ड, ये स्पाइनल कार्ड और ब्रेन को नुकसान पहुंचा दी है। और कौन सी बैक्टीरिया है? प्रोटोपाइटिक बैक्टीरिया स्ट्रेन, प्रोटोपाइटिक स्ट्रेन ग्रुप ऑफ इकोलाई। अगर इसकी बात हम डायग्नोसिस की बात करते, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है और डायग्नोसिस है। हम डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं, तो चलिए लिख लेते हैं डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस में पहले हम क्या करेंगे, हम अगर किसी बंदे को, चलो मैं चारों को मिटा लेता हूं, तो फिर हम एक साथ ही लिख लेंगे डायग्नोसिस। अगर मैं डायग्नोसिस की बात करूं तो डायग्नोसिस में पहले हम अगर कोई बंदा है, उसको डायरिया है या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, अगर कोई बंदा है वो उसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, तो हम उसका सैंपल कलेक्ट करेंगे, यूरिन सैंपल लेंगे, यूरिन सैंपल कलेक्ट कर लेंगे, कलेक्टेड। और इसके बाद हम इस यूरिन सैंपल को लेकर माइक्रोस्कोप, स्मीयर ऑफ माइक्रोस्कोप में देखेंगे। स्मीयर मतलब हम इस यूरिन को शेक कर लेंगे अच्छी तरह से, ताकि जो भी इसके इंग्रेडिएंट है वो सारे एक साइड पर ना हो। हम उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे, सी अंडर माइक्रोस्कोप में देखने के बाद हम देखेंगे कि ये ग्राम नेगेटिव
हमें पता चल जाए ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव, नेगेटिव प्लस बेसिलस, ग्राम नेगेटिव बेसिलस बैक्टीरिया है। तो हम इसके बाद इसको कल्चर में डालेंगे, कल्चर प्रोवाइड करेंगे, ब्लड में हम इसका कल्चर करेंगे, कल्चर, और कल्चर ब्लड या एगर में हम इसका कल्चर करेंगे, और कल्चर करने के बाद हम इसकी बायोकेमिकल रिएक्शन का स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम इसकी बायोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर लेंगे, और इसके कॉमन हम देखेंगे हमारे पास कैटालिस पॉजिटिव आएगा। हम इस तरह इसकी मतलब कुछ एंजाइम की टेस्ट कर लेंगे, बायोकेमिकल, जो हमारे पास रिजल्ट आएगा हमें शो हो जाएगा कि इनको क्या बीमारी है। इसका अगर इनको ये बीमारी है तो फिर इनको माइक्रोबियल सिस्टम के हवाले से उनको प्रिस्क्राइब किया जाएगा मुख्तलिफ एंटीबायोटिक को। जिस तरह हम लोग कॉमन यूज करते हैं सेप्रोफ्लैक्सिसिन, इन कंडीशन में हम सेप्रोफ्लैक्सिसिन का यूज करते हैं। लेकिन अगर आप ओडीसी टेबलेट यूज करना चाहते हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आपने कभी भी मेडिसिन यूज नहीं करनी विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के। आपने ज्यादा से ज्यादा फिल्टर वाटर यूज करना है। फिल्टर वाटर ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है, ज्यादातर अगर आप लोकल ट्रीटमेंट यूज करना चाहते हैं तो आपने आपने क्या करना है, अगर साइन सिम्टम डायरिया, अगर हम साइन सिम्टम डायरिया हो, वॉमिटिंग हो, और उसके साथ साथ सीवियर डायरिया हो, और इसके साथ साथ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, तो आपने फिल्टर वाटर यूज करना है। ओटीसी ट्रीटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, आपने फिल्टर वाटर यूज करना है। और अगर हो सके तो आप अगर ओआरएस यूज करें तो वो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। ओआरएस को अगर आप लोग यूज करें, वो तकरीबन 1 जग में 1 पैकेट आती है, उसको डालें, उस पानी को उबाले, फिर उसमें वो पैकेट डाले, अच्छी तरह शेक करें और उसको इस्तेमाल करें, तो ये अच्छी ट्रीटमेंट है। हाँ, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के आपने कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करें। इस कंडीशन में लोग मेट्रोनिडाजोल का इस्तेमाल करते हैं, फ्लेजिल आती है, कुछ लोग इमोडियम का इस्तेमाल कर ले, तो कुछ लोग तो बहुत हेवी डोज पर चले गए तो वो सेप्रोफ्लैक्सिसिन, ल्यूफ्लैक्सिसिन इसको नहीं देखते कि एंटीबैक्टीरियल ड्रग है। बाद में उसको मसला ये होता है कि उस पर वो एंटीबायोटिक असर नहीं करता, वो रेजिस्टेंट हो जाती है। बेसिकली बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड होता है, तो वो बैक्टीरिया तो वो फिर रेजिस्ट हो जाती है, तो फिर उस पर वो मेडिसिन असर नहीं करती। फिर लोग कहते हैं यार मेरे ऊपर मेडिसिन असर नहीं करती, फिर वो कम की उम्र में डायबिटीज का भी पेशेंट बन जाता है, ब्लड प्रेशर का भी। तो आपने विदाउट प्रिस्क्रिप्शन की कोई भी टेबलेट यूज नहीं करनी। ये ओआरएस का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपने फिल्टर वाटर यूज करें तो वो भी अच्छी बात है। हाँ, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में एक वो साशे आती है जो एक गिलास में लोग डाल लेते हो पी रहे, जो क्रेनमैक्स के नाम से भी है, बायोक्रेन की। अगर आप उनको यूज करें तो उनका भी कोई खास साइड इफेक्ट नहीं है, वो जल्द काम रिजल्ट भी अच्छा देती है। जिस तरह क्रेनमैक्स हो गया, क्रेनमैक्स प्लस क्रैनबेरी हो गया, या प्लस बायोक्रेन, कोई तो आप लोग जानते होंगे तीनों के बारे में। आपने कोई भी साशे यूज करें, ये साशे टेबलेट नहीं है, साशे है, आपने ये यूज करें तो ये भी अच्छी है इन कंडीशन में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। तो ये तो था डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट। और इसके बाद हम प्रिवेंशन की बात करें कि हम बैक्टीरिया से प्रिवेंट कैसे होंगे, और इन बैक्टीरिया से हम प्रिवेंट भी कैसे होंगे, तो हम इसकी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ इकोलाई बैक्टीरिया, प्रिवेंशन ऑफ स्टेन इकोलाई बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया के मुख्तलिफ स्ट्रेन है उनसे हम कैसे प्रिवेंट अपने आप को प्रिवेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिवेंशन ऑफ बैक्टीरिया। आप इसको नोट करें ताकि मैं इसको मिटाऊं।
चलिए इसके बाद हम प्रिवेंशन की साइड पर जाते हैं। तो प्रिवेंशन, अगर हम प्रिवेंशन को देखें, प्रिवेंशन तो आपने ख्याल करना है, आपने कभी भी कोई भी कंटेमिनेट को, आप कंटेमिनेटेड वाटर को भी यूज ना करें। आप इन समंदरों में पानी रहता है, नदियों में बाद औकात लोग सीने चले जाते हैं समंदर, वो आप भी पानी पी लेते हैं, तो ये आपके लिए नुकसानदेह। आपने फिल्टर वाटर यूज करेंगे, अगर घर में कोई पानी फैले आप उसको उबाले, इसी तरह जब ठंडी हो जाए तो आप उसको पी लें। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप उसको पी लें, इसमें कोई जर्म जरासीम नहीं होती और आपको कोई भी मसला नहीं पहुंचा सकता। और इसके बाद फिल्टर वाटर यूज हो, फर्स्ट तो हो गए फिल्टर वाटर, तो यूज फिल्टर वाटर। इसके बाद फिल्टर वाटर हो गया, आपने फ्रूट को अच्छी तरह पका लेना है। ये नहीं कि वो आप शायद अगर आप मिसाल के तौर पर आज गोश्त पका रहे हो, वो आधी पक जाए और फिर आप जाकर थोड़ी पक ना हो और आप जाकर बस स्टार्ट कर लेते हो और उसे खाना शुरू कर लेते, तो वो भी आपको मुख्तलिफ बीमारियां, वो भी कंटेमिनेटेड कहलाती है, उसमें भी जर्म्स होते हैं, वो भी आपको सारी बीमारियों में मुब्तला करवा सकती है। तो आपने कभी भी आधा पका हुआ गोश्त हो गया या फिर कोई सब्जी आपने वो नहीं खानी। और इसके बाद अगर आप इसके बाद आपने अगर कोई गोश्त पका लिया, अच्छी तरह पका लिया, आपने खा लिया और थोड़ा सा रह गया, तो आप जाकर उसको फौरन रेफ्रिजरेटर में रखें ताकि कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो और आपको नुकसान ना पहुंचे। तो आपने उसको रेफ्रिजरेटर में रखना है, स्टोर इन रेफ्रिजरेटर, आपने इसे रेफ्रिजरेटर में रखना है। और इसके बाद अगर प्रिवेंशन में और आपने, हाँ, अगर आप जिन बर्तन का यूज करते हैं खाना पकाने के लिए या फिर चाय बनाने के लिए, तो आपने उस बर्तन को अच्छी तरह धो लेना है, अच्छी तरह धो लेना है, अच्छी तरह साफ करें ताकि उसमें कोई भी जरासीम माइक्रोब्स ना रहे, तो वरना वो भी आपको इन बीमारियों में मुब्तला करवा सकती है। तो आपने उन बर्तन को भी अच्छी तरह क्लीन वॉश आउट करना है। तो ये भी हो गए, प्रिवेंशन भी हो गए। और इसके बाद बैक्टीरिया का एक फंक्शन था जो मेरे से रहते हैं कि मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि बैक्टीरिया हमारी बॉडी में बेनिफिशियल रोल अदा करती है, और वो कैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बेनिफिशियल या म्यूचुअलिज्म, इसको हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। वो किस तरह, ये बैक्टीरिया जाकर ये बैक्टीरिया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में सरवाइव करती है, रहती है, फाउंड होती है। तो वहां पर ये बैक्टीरिया, हम इनको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, माहौल देते हैं, और ये बदले में हम उसे एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड, और ये हमें बदले में और ये हमें बदले में क्या देता है, ये हमें बदले में विटामिन K2 का प्रोडक्शन करवाता है। ये तो विटामिन K2 की प्रोडक्शन करता है हमारी बॉडी में, उसे रिलीज कर है। विटामिन K2 का मेरे ख्याल से फंक्शन अगर हम देखें तो विटामिन K2 को हमारे पास आई थिंक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है हमारी बॉडी में, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। और ये हमारी बॉडी में एक और भी हमें फायदा देता है, और वो है हमें डाइजेशन में हेल्प करवाता है, डाइजेशन में डाइजेशन हमें डाइजेशन में भी हेल्प करवाता है। तो ये था आज का मेरा लेक्चर एस्क्रीशिया कोलाई के ऊपर, तो ई कोलाई के ऊपर।
तो उम्मीद है आप लोग कुछ ना कुछ तो सीख गए होंगे, इसकी मॉर्फोलॉजी कुछ ना कुछ तो जान गए होंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ भी सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।